हो गया सर, कमांड दें प्रकाश जी। नमस्कार, द कुमार शो आपकी आवाज में मैं हूं आपका मित्र कुमार। आज हम इस मंच में एकत्रित हुए हैं, मंच में हम इस चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं कि राजधानी रो रही है, क्या सरकार सो रही है। वास्तव में ये क्राइम कैपिटल बनती जा रही है राजधानी हमारी दिल्ली। पूरा विश्व देखता है, अगर हिंदुस्तान का नाम आता है, इंडिया का नाम आता है, तो सबसे पहले दिल्ली का जिक्र जरूर आता है। और दिल्ली में हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि जहां देखे वहां पे क्राइम, मर्डर, लूटपाट, दिन दहाड़े लूटपाट। हम पत्रकारगण जाते हैं, उस चीज को कवर करते हैं, अपनी जान हथेली में लेके उस चीज को जाके हम कवर करके आते हैं। वास्तविकता यह है कि दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है। एक ही सरकार की तीनों जगह, निगम में, विधानसभा में और केंद्र में सरकार है। फिर दिल्ली इतनी सुषुप्त अवस्था में क्यों है, प्रशासन इतना सुषुप्त अवस्था में क्यों है कि ये क्राइम कैपिटल बनती जा रही है। दिन दहाड़े भी बदमाशों को कोई गुरेज नहीं है, किसी से चाकू मार के, किसी पे गन दिखा के लूटपाट करने में। हत्या एक नॉर्मल सी चीज हो गई है। प्रशासन क्या कर रहा है, इसी बारे में हम चर्चा करने के लिए हम पत्रकारगण इकट्ठा हुए हैं। हमारे आज के जो मेहमान हैं, चंद्रजीत शर्मा जी, गुलशन सैफी जी, धर्मेंद्र नमस्कार। पांडे जी और रवि डालमिया जी, नमस्ते। आप चारों का इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रजीत जी, आज से आपसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप जमुना पार को बहुत बहुत नजदीकी से कवर करते हैं, धरातल से स्टोरियां लेते हैं आप। और ये देखने में आया है कि सर आप बिल्कुल बिल्कुल मौका मतलब ग्राउंड जीरो में जाके, आपका आपका एक चाम है कि आप ग्राउंड जीरो में जाते हैं और वहां से आप अपनी स्टोरीज लेके आते हैं। तो सर क्या हाल है जमुना पार का, आपसे ही शुरू करते हैं चंद्रजीत जी। कुमार भाई, अगर बात करें तो जमुना पार नहीं, पूरी दिल्ली का बुरा हाल है। ये कोई जी बिल्कुल। एक इलाके की बात नहीं है, मगर हाँ, जमुना पार का उत्तर पूर्व दिल्ली ये बहुत क्राइम के ग्राफ में इस वक्त टॉप पे है। और जी पिछले अगर कहें तो एक साल से, अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, बिल्कुल पिछले बिल्कुल। एक साल से बुरा हाल है। अब कोई बहाना भी नहीं चलना चाहिए कि हमारी सरकार नहीं है, दिल्ली पुलिस किसी अंडर में आती है। आपकी सरकार तीनों में है, एमसीडी दिल्ली सरकार और सेंट्रल। उसके बाद सेंट्रल में दिल्ली सरकार के, और सेंट्रल में जो आती है ये दिल्ली पुलिस आपके अंडर में आती है। उसके बावजूद यहां पे दो तीन चीजें जो मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगा। यहां पे नाबालिग इनके द्वारा एक ऑर्गेनाइज क्राइम कराया जा रहा है, ताकि इनको बचाया भी जा सके, इनको सजा भी ना हो। और आप किसी भी घटना में देख लीजिए, इनके पास चाकूबाजी की जब घटना होती है, चाकू कहां से आते हैं ये सवाल उठता है। उसके बाद इनके पास बंदूक कहां से आती है जिसमें फायरिंग होती है। कई कई यहाँ गैंगवार भी हुआ है, हासिम बाबा हो या अपना लॉरेंस बिश्नोई हो, इनकी गैंगवार भी देखने को मिली है अभी कुछ ही समय पहले। तो बहुत बुरा हाल है जमुना पार का और पूरी दिल्ली का। और हकीकत यही है कि आप कहीं भी जाइए, हम अगर कहें तो एक दिन तो ऐसा आता है, मतलब 24 घंटे में तीन तीन चार चार मर्डर। आप सोचिए, अब तो जब हम ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो लोग डरते हैं बात करने में। उनका साफ कहना है कि हमें अब ये इलाके छोड़ने पड़ेंगे, इतना डर लोगों को लगता है। आखिर कहीं ना कहीं ये फेलियर ही तो है। जी क्राइम चंद्रजीत जी हकीकत में दिल्ली में बढ़ा हुआ है और उसमें जमुना पार भी टॉप में है। और यहां पे पुलिस के द्वारा भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है। अगर वो स्टिक हो, वो चाहे, तो क्या नहीं हो सकता। आप देख लीजिए, अगर किसी नेता की भैंस खो जाए, वो मिल सकती है। पूरा प्रशासन मगर लग जाता है। यहां पे मर्डर होना, लूटपाट होना, ये आम बात है। यही उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी ऑफिस के ठीक सामने, अगर कहें 50 मीटर की दूरी पे, 1.5 करोड़ की लूट हो जाती है एक व्यापारी से। जी 1 किलो बिल्कुल। सोना, ये सब लूट लेते हैं। और मात्र 50 मीटर की दूरी है डीसीपी ऑफिस की, ऑन रोड जी है वो जगह, और वो भी शाम के यानी रात के 9 बजे। तो सोचिए क्राइम का क्या हाल है। तो चलती हुई रोड पे, बिल्कुल चलती हुई हाईवे में, जिसको जीटी रोड कहते हैं, वहां पे मतलब जी, ऐसा नहीं है कि वहां पे मतलब रोड में लोग नहीं थे, लोग में पूरी भीड़ थी। और लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि लोग अब किसी क्राइम पे ध्यान नहीं देते, वो अपने आप को बचा के निकलते हैं, क्योंकि उनको कहीं पे सरकार और प्रशासन पे क्या भरोसा उठ रहा है उनका। लोग किसी की मदद करने सामने नहीं आते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। लोग क्या करते हैं, रील बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं। मदद करना अब लोगों के अंदर में नहीं रहा, उनके अंदर इंसानियत नहीं रही है। अगर वो मदद करें तो जो भी है बदमाश होते हैं, कितने की संख्या होती है।
3, 4, 5, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। और पब्लिक सैकड़ों की संख्या में, अगर ऑन द लोकेशन राइट टाइम बोले तो वहां पे सैकड़ों की संख्या में लोग होते हैं। अगर वो सारे आ जाएं तो इनको भागने का मौका भी नहीं मिलेगा, ये पकड़े भी जाएंगे। मगर ये हिम्मत कोई नहीं दिखाता। सबको अपनी जान प्यारी है और सबको ये है कि जो करेगी दिल्ली पुलिस करेगी, जो करेगा जिसके साथ हो रहा है वो झेलेगा। अपनी बारी का इंतजार करते हैं और यही सबसे ज्यादा उनका मन बढ़ाता है, ये कहें उनके हौसले बुलंद करता है। जो बदमाश है, जो लुटेरे हैं, जो चोर हैं, जो मर्डर करते हैं, जो लूटपाट करते हैं, यही उनका प्लस पॉइंट है कि उनको रोकने वाला कोई नहीं है। वो दो लोग भी 200 के बीच में आके कुछ भी करके चलाते हैं और 200 लोग भी मूक दर्शक बन के बैठे रहते हैं, वीडियो बनाते हैं, रील बनाते हैं, और बाद में जो व्यक्ति जिसका घटना होती है या तो वो मर जाता है ऑन द स्पॉट, या फिर उसको मदद करने के लिए वेट करना पड़ता है घंटों घंटों का। जब पुलिस आएगी तब आगे कार्रवाई होगी। अभी अभी हाल ही में आपकी पूर्वी दिल्ली में एक घटना हुई है कि महिला अपने बच्चे को छोड़ने स्कूल में छोड़ने के लिए आ रही थी स्कूटी से, और 4-6 बंदूकधारियों ने उनको उनसे आके उनकी चूड़ी और उनके जेवर लूट लिए। विजय चौक की घटना है ये, पूर्वी दिल्ली की। हाँ, ये थाना कृष्णा नगर है। जी बिल्कुल, सुबह 9 बजे की, 8 या 9 हाँ, बजे। ये थाना कृष्णा नगर है। सुबह 9 बजे नहीं है जी, 7:15 पे घटना होती है। और उससे पहले वही बदमाश, वही लुटेरे जो बाइक पर सवार होते हैं, 2 बाइक पर 4 लोग होते हैं, हाँ, ये उससे पहले एक जगह और इससे पहले वारदात करके आते हैं। एक व्यक्ति से उसका मोबाइल, उसका सामान छीन के लाते हैं। वो भी इसी इलाकों की बात है। तो उसी इलाके में 2 घटनाएं हैं। एक रजिस्टर्ड हुई है जो महिला के साथ लूटपाट हुई है, दूसरे का तो पता ही नहीं, हालांकि उसकी भी सीसीटीवी फुटेज आई है। तो हालात ये है कि अब जब हमने उस महिला से बात की, उनके साथ एक बच्ची थी जो अपनी छोटी बहन को छोड़ने आई थी, मम्मी के साथ ड्रॉप करने आई थी स्कूल बस में। जी, वो इतनी डरी हुई थी कि वो पूरी रात नहीं सोई है। उसका लोग सवाल एक मूक ही था, दर्शक वो बन के परिवार देख से रहे अपनी थे। मम्मी थी। जी, लोग मूक जी, दर्शक अपने बन के देख परिवार रहे से थे कि मम्मी महिला से के एक ही साथ सवाल क्या था हुआ है। उनका कि आखिर मम्मी ये कल दोबारा हो गया तो हम क्या करेंगे। बहुत मम्मा डर ठीक लगता बात। है, कैसे अपने आप को बचाएंगे। मम्मा अगर मैं नहीं होती तो आपके साथ कुछ और भी हो सकता था, या मम्मा कल को आप अकेले जा रहे हो तो आपके साथ कुछ हो जाए। ये डर बैठ चुका है। और उस फैमिली ने चंद्रजीत बोला कि जी, हकीकत में बहुत बुरा हाल हो चुका है। ठीक है चंद्रजीत जी, आपके पास फिर लौटेंगे। गुलशन जी, आप दक्षिणी दिल्ली बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं, और वहां पे भी ऐसी घटनाएं अक्सर होने को आ रही है, वो बॉर्डर एरिया भी लगता है। गुलशन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। आप दक्षिणी दिल्ली और साउथ दिल्ली, आप बहुत आपके आपके हाथ में है, आप देखते हैं वहां का सर कैसा हाल चल रहा है? अगर हम दिल्ली को, एक्चुअली हम 4 पत्रकार हैं, चारों कोनों से हमने कवर करने की कोशिश की है ताकि हम दिल्ली को कवर करके उसकी स्थिति का जायजा ले पाए धरातल पे, क्योंकि जो बहुत बड़ी मीडिया है वो धरातल की स्टोरीज नहीं दिखा रही है, लेकिन जो हम मित्रगण पत्रकार हैं वो बिल्कुल धरातल की स्टोरी लेके आ रहे हैं, इसीलिए इस मंच पे जुटे हैं। तो गुलशन जी, क्या लगता है कि साउथ दिल्ली और दक्षिण दिल्ली का क्या हाल है? जी, देखिए आशीष जी, बहुत अच्छा विषय आपने लिया आज, अपराध, और इस पर मुझे लगता है कि विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं भूमिका बांधते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो लेखक होता है कोई भी, यानी पत्रकार के रूप में लेखक हो या किसी भी रूप में लेखक हो, उस लेखक के कंधों पर एक जिम्मेदारी होती है कि जब कोई कालखंड घट रहा होता है, कोई समय घट रहा होता है, तो वो उस लेखनी से सवाल उठाए और उस लेखनी को इतना जीवंत करके लिखे कि आने वाली पीढ़ी उसको स्पष्ट रूप से समझ सके कि पीछे क्या हुआ है, और इतिहास से हमें सीखने की जरूरत है कि कहाँ गलतियां हुई और कहाँ नहीं हुई। तो ये जिम्मेदारी एक लेखक के कंधों पर होनी चाहिए, जिसे ईमानदारी से निभाया जाना चाहिए। तो ये मैं जी, लाइन इस संदर्भ में कह रहा हूँ, इस कंटेक्स्ट में मैं ये बात कह रहा हूँ कि आज देखिए पत्रकार क्या कर रहे हैं, या बड़े बड़े जो मीडिया हाउस है, अखबार है, उनकी मेन सुर्खियों में से बड़े अपराध हट जाते हैं, क्योंकि सरकार को देख करके खबरों को चुनना या खबरों को चुन करके अखबार को छापना एक नियति बन गई है। अब आपने बात करी चाटुकारिता। दक्षिण दिल्ली की और नजफगढ़ जी, सीमावर्ती इलाकों की, तो देखिए सीमावर्ती इलाकों में तो शराब तस्करी या छोटे अपराध करके दूसरे इलाके में चले जाना, जैसे आप भोजपुरा बॉर्डर की बात करें या लौनी बॉर्डर की बात करें, गाजियाबाद बॉर्डर की बात करें, जैसे जीत भाई ने अभी बात बहुत अच्छी कही कि जो अपराधी थे, इन्होंने समय भी बताया कि 7:15 पे वो घटना होती है, और उससे पहले भी वो मोबाइल छीन के आते हैं। और वो मैं देख रहा था, उस वीडियो को मैंने देखा है, उस खबर को मैंने कवर भी किया है कि किस तरह वहां सैकड़ों लोग मौजूद हैं, जा रहे हैं लेकिन मुंह छिपा रहे हैं, एक दूसरे से नजरें नहीं मिला रहे, और वो मामूली से 4 गुंडे पूरी जमात पर हावी हो जाते हैं। ये अपने आप में चिंता का विषय है। दक्षिण दिल्ली की अगर हम बात करें, मदनपुर खादर की बात करें, अगर हम दक्षिणपुरी की बात करें, तो ये तमाम ऐसे इलाके हैं, मदनपुरी है, मदनगिरी है, संगम विहार है, जहां से आए दिन अपराध की घटनाएं आती हैं। देखिए भय कैसे बैठे मन में, जब जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक जहां 24 सीसीटीवी लगे हों, और वहीं अगर बदमाश
किसी का खून कर दें, तो आप समझ सकते हैं कि बदमाशों का खौफ होना लाजमी है जनता के मन में। कि जेल जैसी सुरक्षा जहां 24 सीसीटीवी लगे हैं, वहां पर वो अपराध करने से गुरेज नहीं करते हैं, तो आम जनमानस जो खुले में उसको कैसे बख्शेंगे? ये भय आम जनमानस में होना लाजमी है, और इसकी मैं इसको गलत भी नहीं मान रहा हूँ कि लाजमी है, क्योंकि जब वो ऐसे कारनामे देख रहे हैं, ऐसे कृत्य को देख रहे हैं होते हुए, तो लाजमी सी बात है उनके मन में डर आएगा अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर के। लेकिन ये गुलशन डर जी, समाधान गुलशन नहीं है, जी, इससे हमें गुलशन जी, निपटना होगा। बिल्कुल गुलशन जी, धरातल से पत्रकारिता करते हुए क्या लगता है आपको, ये सरकार का फेल्यूर है, सरकार की सुषुप्त अवस्था है, या प्रशासन इस पे कार्य नहीं करना चाहता, या प्रशासन में घपला चल रहा है? देखिए, प्रशासन, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रशासन की जो चूक होती है वो कहीं ना कहीं अपराध को बड़ा करने में मदद करती है, लेकिन हम इस पर पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि देखिए, अब स्पेशल स्टाफ की अगर हम बात करें, कल ही रोहनी के अंदर उन्होंने एनकाउंटर किया है, 2 लोगों को घायल करके हिरासत में लिया, उससे 5 दिन पहले लिया है, तो काम तो होता है, लेकिन काम कैसे होता है ये अपने आप में सवालों के घेरे में, इस पर ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा मौजूदा सरकार के हिसाब से। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मौजूदा सरकार के हिसाब से टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन हम देखते जा रहे हैं कि सर इसका क्या है, क्या बेस लगता है कि सरकार सख्त नहीं है, 3 तल्ले और की ये बार सरकार बार जो होने के बाद ट्रिपल भी इंजन की सरकार बात सख्त की नहीं जाती है है। ना, मैं इसको ट्रिपल इंजन नहीं 4 इंजन मानता हूँ, क्योंकि जो उपराज्यपाल महोदय हैं वो सीधे राष्ट्रपति से जुड़े हैं और राष्ट्रपति किसी भी फैसले को लेने में सक्षम होते हैं। तो 4 इंजन की सरकार है, और ये कहते हैं कि हम 27 साल बाद आए। अरे भाई, 15 साल से तो आप एमसीडी में थे ना, थे आप एमसीडी में, जी बिल्कुल। बहुमत था आपका। और सरकार पिछले, अगर हम 2014 से बात करें, तो दिल्ली पुलिस किसके पास है 2014 से? किसके बिल्कुल, पास है दिल्ली नहीं, पुलिस? दिल्ली पुलिस उनके पास है, लेकिन यहाँ पे जो दूसरी सत्ता की सरकार थी वो ये कहते थे कि हमारी चलती नहीं है, राजनीति चल रही है, पब्लिक पिस रही है, लेकिन अब तो पब्लिक इस कदर पिस रही है कि पब्लिक का रहना और जीना मुहाल हो गया है। मतलब लोग कहीं ना कहीं से अपनी जान की सुरक्षा के लिए यहाँ वहां भाग रहे हैं, सरकार के पास जा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। उत्तम नगर का कांड देख लीजिए, सबने मिलके उसको, मतलब एक वरुण नाम के लड़के को मारा, सरकार कहाँ थी? कुछ अराजक तत्वों ने मिलके उसको मार लिया, लेकिन सरकार कहाँ थी? कहीं चाकूबाजी हो रही है, जैसे जीत सर से बात करें तो चाकूबाजी, दिन दहाड़े चाकूबाजी और लूट हो रही है। चांदनी चौक की एक घटना है, दोपहर में 1 बजे एक दुकान में घुस के, एक छोटी सी पतली सी गली में दुकान में घुस के ज्वेलर को बंदूक और चाकू दिखा के लूट लिया गया। ये सारी घटनाएं सामने हो रही है, सरकार कहाँ है? सरकार के नाक के नीचे हो रहा है, प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है। क्यों प्रशासन सुषुप्त अवस्था में है? हम इस पर चर्चा करने बैठे हैं। जी गुलशन सर। जी, देखिए, बिल्कुल आप जिस तरह से इन घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, ये वाकई हैरत अंगेज करने वाली बात है। अगर आप उत्तम नगर की भी बात करें, जहां आपने तरुण की बात की, वहां से मेरा घर महज 60 से 70 मीटर की दूरी पर है। जो हमारी पूर्वजों की जमीन है वो वहीं है, और हमारा पैतृक मकान वहीं है, मेरे भाई वगैरह वहीं रहते हैं, तो इस घटना को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो घटना 2 बार हुई। एक शाम को 9 बजे हुई, जिसे पुलिस ने क्या किया, दोनों पक्षों को ले गई और वहां दोनों पक्षों को फिर वापस भेज दिया। वापस भेजने के बाद वो झगड़ा फिर दोबारा हुआ, और उसका नतीजा ये निकला कि एक युवक की जान चली गई। क्या पुलिस को यह नहीं लग रहा था कि आज होली का दिन है, झगड़ा बढ़ सकता है, सामुदायिक माहौल बिगड़ सकता है, तो दोनों पक्षों में से एक एक व्यक्ति को रोक लिया जाता, तो शायद बात वही खत्म हो जाती और इतना बड़ा बवाल नहीं होता। कितनी जगह आप देखें, लेकिन बात में पुलिस के ऊपर भी डाल देना ठीक नहीं है। एक मान लीजिए थाने में 65 आदमी है, 62 आदमी है, और वहां आबादी है 25 लाख की, 20 लाख की, तो प्रति व्यक्ति की अगर औसत देखें तो एक सिपाही की औसत पे कम से कम 1700-1600 व्यक्ति निकलते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन फिर वही सवाल आता है कि जहाँ कहीं लेंटर डल रहा होता है या कहीं पानी की खुदाई हो रही होती है, तो वहां कैसे पहुंच जाते हैं पुलिस? तो ये पुलिस को भी आकलन करना होगा कि हम ये नहीं कह सकते कि मैन पावर कम होने की वजह से हम अपराध पर लगाम नहीं पा रहे, और जिम्मेदार नहीं, नागरिकों को सवाल उठाने चाहिए। ये एक्सक्यूज नहीं है सर, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मैन पावर कम है। सुरक्षा आपके हाथ में है और पब्लिक आपके सहारे ही जी रही है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और पब्लिक अगर अपने ही सहारे जीना शुरू कर दे तो गन सबके हाथ में होगी, अपराध इतना बढ़ जाएगा कि प्रशासन की आग के जरूरत बदले नहीं आग पड़ेगी। मांगेंगे तो समाज अंधा हो जाएगा। अंधा हो जाएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कहा। धर्मेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। आप सर वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप देख रहे हैं सर, जैसे हम अपराध पे चर्चा कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? सरकार सुषुप्त अवस्था में है, या प्रशासन अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है, या सरकार उससे करा नहीं पा रही है? देखिए, अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है छोटी छोटी घटनाओं में भी राजधानी दिल्ली जो है वो लोगों के
नजर में होती है और यहाँ की जो है छोटी घबराएं भी सुर्खियां बनती हुई देर नहीं लगती है। राजधानी दिल्ली में अगर देखें तो जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो कानून व्यवस्था का जो सिस्टम है, वो चूंकि जो है सीधे दिल्ली पुलिस के हाथ में आता है। और दिल्ली पुलिस जो है वो अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में, तो दिल्ली पुलिस में एक चलन बड़ी तेजी से बढ़ा है। वो आप ये कह लें कि जब से जो है हमारे गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, उनके देखरेख में जब से ये जो है दिल्ली पुलिस कार्य कर रही है, तब से एक चलन बड़ी तेजी से बढ़ा है कि दिल्ली में अपराध जो जितना जो है पुलिस हो सकता है उतने अपराध को जो है वो रजिस्टर्ड नहीं करती। कई सारे ऐसे मामले आते हैं ऑनलाइन जो, तो उतने छोटे छोटे मामले होते हैं, लेकिन बड़े बड़े मामलों में ये देखा जाए तो आंकड़े अभी जो 2026 जनवरी में जो दिल्ली पुलिस ने आंकड़े जो जारी किए हैं उसमें बताया है कि 2024 की अपेक्षा 2025 में घटनाएं कम हुई हैं। जबकि अभी जो है जी बता रहे थे कि लगभग जो है 24 घंटे में 4 हत्याएं हो जाती हैं। तो अगर उन चीजों को हम देखें तो दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं या तो फिर ये घटनाएं जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हो रही हैं। दिल्ली पुलिस के आंकड़े वो ये बता रहे हैं कि 2024 की बजाय 2025 में हत्या डकैती की घटनाएं कम हुई। तो ये अब सोचने वाली बात है कि आज जो है बड़ी आसानी से जो मामलों को जो है वो टाला जाता है। और एक जैसे आप पहले आज से कुछ साल पहले जो है हरियाणा में आप जाते तो हरियाणा में आप किसी भी पीड़ित की जो है कंप्लेंट रिसीव नहीं होती थी चौकी या थाने में। आप एप्लीकेशन दे दो उस पर कोई मोहर नहीं लगती थी। अमूमन आदमी जो है 90% ऐसे जाता था, दिल्ली में रिसीव हो जाती थी, डायरी होती है दिल्ली में। तो अब जो है ये बात कहें तो ये मामला है। दूसरा अगर आप देखें तो जो समाज के लिए, पत्रकारों के लिए और सिस्टम के लिए जो चिंता का विषय है वो बढ़ते हुए अपराध के साथ साथ अपराध की जो प्रवृत्ति है, अपराध किस स्तर पे जा रहा है, किस वर्ग में व्याप्त हो रहा है, ये चिंता का विषय है। आज चिंता का विषय है कि अपराध का जो है तरीका जो तेजी से बढ़ रहा है, जो छोटी छोटी बातों में जो गुस्सा नाबालिग लोगों के ऊपर, के बच्चों के, छात्रों के ऊपर जो गुस्सा सर पे चढ़ के बोल रहा है और उसमें चाकूबाजी, छुरीबाजी, गोलीबाजी तक की यहाँ पे मर्डर हो जाते हैं। अभी जी जब कह रहे थे, जब वो बता रहे थे बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने बताया कि जो ये नाबालिग का जो जुवेनाइल जो अपराधी बढ़ रहे हैं, जो नाबालिग अपराधी बढ़ रहे हैं, ये समाज के लिए चिंता का विषय है। दिल्ली पुलिस या दिल्ली सरकार के लिए चिंता हो ना हो, लेकिन हम आप जैसे जो समाज में निकल रहे हैं, जो समाज को नजदीक से कवर कर रहे हैं, जो अपने परिवार को और अपनी जान जोखिम में डाल करके सड़कों पर निकल करके, देखिए आज सबसे ज्यादा सुरक्षित कौन है? मेरी नजर में राजधानी दिल्ली में ही नहीं, देश में सबसे ज्यादा सुरक्षित कोई वर्ग है तो वह पत्रकार। बिल्कुल सर, जिसके ऊपर कोई हमला हो जाए तो ये पुलिस कहती है कि ये पत्रकार जो है कुछ अवैध कार्य करवा रहा था इसलिए इसके साथ इसके दुश्मन हो गए। अगर वो किसी जो है आपराधिक गतिविधि की अगर वो करे, आज यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या ये है राजनीतिक तुष्टीकरण। समस्या है अपराधियों में अपना और पराया देखने की भावना। समस्या है कि मेरी जात का अपराधी है तो इसके बारे में नहीं लिखेंगे, मेरी जात का अपराधी है तो इसको छोड़ दिया जाए, या मेरे धर्म का अपराधी है तो इसके अपराध के बारे में ना टिप्पणी की जाए। ये जो समस्या धीरे धीरे समाज में गहरे तक व्याप्त हो रही है। आज समस्या और चिंतन का विषय ये होना चाहिए। रही बात अपराध से आपने उठाया है जी, जो पत्रकारिता है सर एक्चुअल में चाटुकारिता होती जा रही है। बिल्कुल आपने सही, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो बड़े करीब और नजदीक से देख रहा हूँ। जी अभी बात कर रहे थे, बता रहे थे, मैं बड़े करीब और नजदीक से मैंने देखा है कि किस तरीके से डीसीपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जैसे ही एक मैसेज आता है तो पत्रकार जो है वो जितने जो है वो लगभग भागे भागे जाते हैं। उनको वहां कुछ मिलता नहीं, बहुत ज्यादा सम्मान नहीं मिलता है, लेकिन उनको ये चाहे एक और कितने पत्रकारों को मैंने देखा है कि डीसीपी ऑफिस में पीआरओ को ये कहते हैं, अरे भाई चाय नाश्ते की व्यवस्था कराई कि नहीं कराई, अरे कुछ खाने को तो ले आओ। अब कुछ जो है जो स्वयं अपने आप को बड़े पत्रकार मानते हैं आगे वाली सीट पे बैठ जाएंगे और आगे वाले सीट पे बैठ करके वो उसके बाद छात पर का करते हैं। बिल्कुल ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं आपको बता दूं, चाहता हूँ, आपको रोक रहा हूँ। जो आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही है मेरे दिल को बहुत छू के गई है बात। और मैं मतलब दिन में 1 से 2 बार तो मैं इसका उदाहरण बनता ही हूँ। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि
जिस पत्रकार समाज को आंखों में आंखें डालकर बात करने की आवश्यकता है, वो पत्रकार वो पूछ रहा है कि बिल्कुल चाय कॉफी की व्यवस्था है या नहीं है। ये कमाल की बात आपने कही, मैं इससे एग्री करता हूँ। ठीक है। जी 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 एक बड़ा जी बात, एक बड़ी सवाल मैं बता रहा हूँ। मैं जीत जी भी कुछ लखीमपुर कहना चाह जिले में रहे रहता हूँ। थे जी, फिर जी क्या सुनिए कहना सुनिए, चाहेंगे? जी लखीमपुर जी, मैं एक बात कह रहा हूँ। जी अभी जी दिल्ली पुलिस ने जो है जारी किए हैं, दिल्ली पुलिस के बेस्ट थानों का अवार्ड दिया है। बिल्कुल सर, 3 आप थाने हैं, सबको बिल्कुल पता ठीक है। है, बिल्कुल 3 थाने आए उसमें दक्षिणी पूर्वी दिल्ली का एक बदरपुर थाना है जो बेस्ट थाने का अवार्ड बस लेके थाना आया है, शाहदरा दिल्ली दूसरे पुलिस। नंबर पे है, हिंदू राव तीसरे नंबर पे है, ठीक है, और बिल्कुल। आप अगर जो है किसी भी जो है एक ईमानदार पत्रकार या एक किसी स्वयंसेवी संस्था से जांच करवा लें, सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं उस थाने में होती हैं। उस थाने का रिकॉर्ड सबसे निम्न स्तर का रिकॉर्ड अगर मेरी नजर में देखा जाए तो जाए, हमारे जिले का तो सबसे घटिया थाना माना था। बड़ी विडंबना है लेकिन सर, ये उसको हमारी बेस्ट थाना मिला है। पत्रकारिता की। हाँ, ये मान सकता हूं कि उसकी बिल्डिंग अच्छी है। वो थाने की बिल्डिंग अच्छी है और थानों की बिल्डिंग अच्छी नहीं हो किस चीज सकती पे, है। नहीं सर सर धर्मेंद्र सर, किस चीज पे अवार्ड दिया गया? वहां के प्रशासन की सुव्यवस्था या प्रशासन या फिर थाने की सुंदरता पे? किस चीज का हाँ, तो अवार्ड यही है? तो सवाल उठता है। सवाल मेरे मन में यही आता है कि वो बिल्डिंग अच्छी है इसलिए उसको बेहतर थाना बना दिया गया है, या क्योंकि गौतमपुरी है, आपराधिक घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं उधर। जी वहां पे जो है मदनपुर खादर के आसपास घटनाएं होती हैं। वहां पे आप देखें कलेक्टर बस्ती में जो है लगातार नशा तस्करी की घटनाएं होती हैं, जी हत्या लूट की घटनाएं होती हैं। उसके जी बाद वो जिले का बेस्ट नहीं, दिल्ली का बेस्ट थाना है। जी। आप तो, लेकिन तो हाँ, वहां के जो एसएचओ हैं वो मेंटेन करना बहुत अच्छे तरीके से। कोई नहीं, जी मुझे जी लगता सर है आपका। कि मैनेजमेंट जी सर। और कुछ घटनाओं को दबाने की कला है, तो जो है वो अच्छी बात है। हाँ, सर कुछ थानेदार बहुत अच्छे हैं, ईमानदारी से कुछ काम करते हैं, लेकिन कुछ ईमानदारी से नहीं करते हैं। और उनका नहीं सर, साथ अगर कोई देता है तो हमारे यहाँ देश के बिरादरी के पत्रकार देते हैं, क्योंकि वो चाय पी करके खुश हो जाते हैं, उसके बाद थाने से उनकी जो है और ठीक बड़े है जी बड़े सर। मामले बिल्कुल जी की बात से एक बात जी जोड़ना सर। चाहूंगा कि होता भी यही है कि जी वही पत्रकार माने जाते हैं जो चाय पीते हैं जाके, जो नाश्ता मांग के खाते हैं। ये वही पत्रकार सीनियर और अच्छे पत्रकार माने जाते हैं, क्योंकि वही वो काम करते हैं जो उनको चाहिए। जो उसी को आवाज लंबाई उठाएगा, जो बोलेगा, वो पहले ही लिस्ट में होता है कि ये पत्रकार सही नहीं है, इस पत्रकार से बच के रहो, क्योंकि वो सवाल पूछेगा और उसको ही पहले पीछे रखा जाता है। या तो उसको मैसेज नहीं दिया जाता, उसको मीटिंग के बारे में नहीं बताया जाता। ये कारण है। और एक सवाल, एक ऐसा जो पॉइंट है, अभी गुलशन जी ने बात की थी लाल किले की, यानी चांदनी चौक में, जहां पे लूटपाट हो जाती है। कुमार जी आपने भी उसको जी किया था। जी। आप सोचिए, ये वही लाल किला है, ये वही चांदनी चौक है जो मात्र अगर कहें तो 100 मीटर की दूरी है जहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। बिल्कुल सर, आज वही व्यवस्था है, वैसे ही है, वैसे ही हाँ, भीड़ है वहां पे। बिल्कुल सबसे वैसे पहले ही। हम भी पहुंचे थे वहां पे। हाँ, कोई और सुधार नहीं वहां उसमें। पे इसके बाद ये हाल है। उसी जोन में गौरी शंकर मंदिर आता है जो हाई लिस्ट में है, आतंकवादी अटैक के वहां पे लगातार इनपुट मिल रहे हैं। जी उसके बावजूद बिल्कुल। वहां 100 मीटर की दूरी पे इस तरीके की बंदूक की नोक पे लूटपाट होती है एक व्यापारी से एक सुनार की दुकान में। तो सोचिए कितनी एक्टिव है पुलिस और कितने बंदोबस्त हमारे अच्छे हैं पुलिस के। यही तो सवाल खड़ा होता है। और ये सवाल जो खड़ा करेगा वो अच्छा पत्रकार नहीं है। उसको पहले पीछे रखा जाएगा, या उससे सवालों के जवाब देने के लिए पुलिस के आला अधिकारी बसते हैं। और अगर उसने तीखे सवाल दो चार फालतू कर लिए, उसने अपनी बात रख दी थोड़ा सा गुस्से में या जिद में, या अपनी बात को सही ढंग से, तो उसके साथ ऐसी ऐसी धाराएं लगाई जाती हैं, ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं, इनडायरेक्ट में धमकी दी जाती है कि आपके साथ स्पेशल चाय पी जाएगी। सोचिए, इसका भुक्तभोगी मैं भी हूं। मुझे भी एक बार चाय के लिए ऐसी बोला गया था, आपके साथ स्पेशल चाय बिल्कुल पी सर। जाएगी। तो मैंने भी बोला था एक डीसीपी हाँ साहब, मैंने कहा जी। सर जहां जब जैसा आपको चाय पीनी हो मुझे बता देना, मुझे कड़वी और मीठी दोनों चाय पीने की आदत है। दोनों पीने की आदत है, पत्रकारों को होती है सर। बहुत सुंदर जवाब था आपका सर। एक्चुअल में क्या है सर, इस चीज का मैं भी जानता हूँ। मैं जैसे आजकल देख रहा हूँ, मैं कई थानों में जैसे गया हूँ, डीसीपी के ऑफिस में गया हूँ, और मुझे लगा कि चलो मैं ठीक है, यहाँ के मुझे न्यूज जो मिले प्रॉपर टाइम से मिले। तो जब उन्होंने मेरा ग्राफ चेक किया और सारी चीजें चेक की, तो मुझे उसमें शामिल नहीं किया गया। मैं सहमत हूँ उस चीज से, कोई बड़ी बात नहीं है। उनके अपने एक्सक्यूज है, साफ करेंगे, साफ कहते हैं, प्यारो सर करेंगे, मतलब बड़ा अलग अलग एक्सक्यूज। किसको शामिल किया जाता है? जो चाय पीता है,
जो चाय की मांग करता है, जो उनके लिए चाटुकारिता करता है, जो उनके लिए बैठता है। वास्तविकता में यह है कि धरातल की पत्रकारिता करने वाले पत्रकार को पीछे कर दिया गया है। बड़े बड़े न्यूज चैनलों में प्रॉपर पत्रकारिता आ ही नहीं रही है, न्यूज नहीं आ रही है। तो अब देखिए, जो जनता है वो कहाँ जाए, कहाँ जाए? असल में क्या है ना कि देखिए, नेशनल चैनल के पास इतना फुटेज नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी लोकल चीजों को यहाँ पे दिखाए या उजागर करे। वो कहां तक जाएगा, उनकी भी एक बाउंडेशन होती है। मगर लोकल जो उठाने वाले लोग हैं उनको इस तरीके से दरकिनार किया जाता है और उनको प्रायोरिटी दी जाती है जो चाटुकारिता करते हैं, जो पुलिस की बात करते हैं, जो पुलिस के फेवर में दिखाते हैं, जो वहां जाके बैठते हैं, वही अच्छे और सच्चे पत्रकार हैं। और यही परिभाषा जब से सेट हो गई है तब से ही तो बुरा हाल हुआ है, क्योंकि आवाज उठाने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए। वो पत्रकार अपनी जान का जोखिम डाल के, बारिश हो धूप हो, हम सभी आप जैसे लोग, हम जैसे सभी लोग जो ग्रुप जाते हैं फील्ड में, वो बारिश धूप पानी अपनी जान का रिस्क हम सब लेके ग्राउंड पे पहुंचते हैं। और मिलता क्या है, हमारे को इस तरीके से बोला जाता है या करा जाता है। ये नहीं, अपनी कमी दूर नहीं करते हैं कोई भी पुलिस वाले या कोई थाना। आपने कहा उनके अगेंस्ट तो आप उनकी हिट लिस्ट में आ गए। ये सबसे बड़ा आज पॉइंट है। और यहां पे देखिए, दिल्ली में जो क्राइम है वो कितना बढ़ता जा रहा है, उसको खत्म करने के लिए डिमांड क्या होती है? आप कहीं भी चले, किसी भी स्टेट में, योगी मॉडल। हाँ, पब्लिक यही बोलती है, योगी मॉडल चाहिए, बाबा आना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए, योगी मॉडल। बिल्कुल ठीक है, योगी तो वही है, पुलिस भी वही है, प्रशासन भी वही है, मगर एक जो सख्त हमारा मुखिया होना चाहिए, जो एक्शन लेने का जज्बा रखता हो, वो चाहिए, वो नहीं है। अगर वो करे तो योगी हर स्टेट में होगा। वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो रेखा गुप्ता के रूप में हो सकता है, वो क्या मैं विश्व शर्मा जी के रूप में हो सकता है, वो किसी भी रूप में हो सकता है, मगर करना कोई नहीं चाहता। और दिल्ली अब इस चीज के लिए लगातार डिमांड कर रही है कि योगी मॉडल चाहिए, तभी यहां पे कहीं ना कहीं क्राइम कम होगा और तभी इस समस्या का हल होगा। मगर इसको करने के लिए योगी नहीं चाहिए, इसको करने के लिए जज्बा चाहिए, इसको करने के लिए बिल्कुल लगाम लगाने के लिए सख्त जो डिसीजन मेकर है वो अधिकारी चाहिए। सर सख्ती चाहिए, इतनी सख्ती चाहिए कि वो पब्लिक के ऊपर एक मिसाल कायम हो और जो बदमाश हैं, जो गुंडे हैं, पब्लिक स्वच्छंद होकर घूम सके। आज बहन बेटियां लोग जो बाहर निकलते हैं, डरते हैं शाम के बाद निकलने से। सर दिन में डरते हैं, सर दिन में डरते हैं लोग बिल्कुल रहना। जो अभी आपने कृष्णानगर की जो बात की थी ना कुमार जी, वहां पे उस महिला का कहना था, और जहां भी हम जाते हैं महिलाओं का कहना क्या होता है, पहले यूपी में डर लगता था मगर आज दिल्ली में डर लगता है। दिल्ली में डर लगता है, सुरक्षित नहीं है, हमें आज दिल्ली से ज्यादा सेफ यूपी लगता है। ये क्यों है? वहां का प्रशासन, वहां का कानून व्यवस्था, कमियां हो सकती है, 100% कोई पूरा नहीं है, यूपी में भी कई कमियां हो सकती है, मगर प्रशासन और बिल्कुल प्रशासन और वहां का जो पुलिस अधिकारी है वो काम करने में सक्षम है, और उनको डंडा करने वाला कोई अगर व्यक्ति है तो वो योगी है। और अगर ऐसा व्यक्ति होगा तो आपको कहीं डरने की जरूरत नहीं है, और कोई भी स्टेट यूपी नहीं बन सकता और कोई स्टेट दिल्ली नहीं बन सकता। सर सबके अपने अपने एक मापदंड होते हैं, सबकी अपनी अपनी एक मिसाल होती है, और जो सरकार को शायद बिल्कुल उस पर साबित करनी चाहिए। जी सर, धर्मेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं? जी ऐसा है कि देखिए, जो आज यहाँ समस्या जो दिल्ली के सामने आके खड़ी है, जो राजधानी के रह रहे लगभग 3 करोड़ से ऊपर लोगों के सामने जो समस्या है, वो समस्या यहाँ देखिए गंभीर समस्या है, क्योंकि दिल्ली राजधानी होने के साथ साथ आतंकवादियों के निशाने पे दिल्ली रहती है। आपने देखा पीछे जो है किस तरीके से लाल किले के सामने हुआ। उसके बाद जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, इसी जमाने में जो है गोरखपुर से चला करता था, आते से हरिशंकर तिवारी और ये सब जो है चला करते थे। उसके बाद मुन्ना बजरंगी और ये सब जो है नॉर्थ इंडिया में चल रहा था। उसके बाद जब से काला जथेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई, ये लोग भी अपना जो है देश में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव जमाने के लिए दिल्ली के इलाकों को खूब टारगेट किया जाता है। और पिछले काफी समय में आपने देखा दिल्ली पुलिस ने बहुत जगह गिरफ्तार भी किए हैं, लेकिन हाई कोर्ट से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक ये सवाल उठे हैं कि कुछ जो है, जो ये आप दिखाते हैं, जो एनकाउंटर, आधा एनकाउंटर जो दिखाया जाता है,
जिसमें 90%, ये तो आप भी मानते हैं, मैं भी जानता हूं कि आधे से ज्यादा, ये जो 90%, आधा एनकाउंटर वो जो फर्जी होता है, सिर्फ जो है वो ये दिखाने के लिए कि हमने गोली चला ली। गिरफ्तारी कहीं होती है, एनकाउंटर कहीं होता है, दिल्ली के आसपास हमने बहुत सारे ऐसे देखे। लेकिन आप देखिए आज जो समस्या है डिजिटल अरेस्ट, जो एक बड़ी समस्या और गंभीर समस्या कैंसर की तरह से जो है फैल रही है। साइबर फ्रॉड में अगर देखा जाए तो आंकड़ों के हिसाब से 100 करोड़ से ऊपर दिल्ली एनसीआर में जो है लोगों के ठगे गए, जिसमें आज भी जो है दिल्ली पुलिस के हाथ खाली है, केस सॉल्व नहीं हुए हैं। देखने वाली बात है, वो अलग चीज है कि जिस तरीके से साइबर अपराध आप देखें, नाबालिगों का बढ़ता हुआ जो है ये अपराध की तरफ रुझान, नशे का जो कारोबार जगह जगह फैला है, इसके पीछे आप क्या समझते हैं? कोई ऐसा एरिया नहीं, आप अपने अपने इलाके में पत्रकारिता करते हैं, बहुत बार आपने जो है अपने अपने, हम लोगों ने एसएचओ को बताया भी है, एसीपी या डीसीपी को भी बताया, कुछ पत्रकारों ने बताया, लेकिन उसके पीछे होता क्या है? एक दिन एक्शन होता है, दूसरे दिन दूसरे चौक पे नशा बिकने लगता है। इसी ओखला और जो है ओखला इंडस्ट्रियल एरिया दक्षिणी पूर्वी जिले में एक बड़ा गोविंदपुरी ओखला, ये जो है ना बड़े थाने हैं, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो क्लस्टर बस्ती एरिया में खुल के नशा बिकता है। और मैं आपको बताऊं कि बीट और पुलिस को जानकारी होती है और बहुत सारे जो है वो लोग उसको संरक्षण भी देते हैं। तो ये जो कहानी चल रही है, कहीं न कहीं अपराध के पीछे जो आपराधिक लेन देन है, ये बहुत बड़ी जो है चुनौती है, और ये पुलिस के ईमानदार और उच्च अधिकारियों के लिए भी चुनौती है कि जब बीट स्तर पे, जब नीचे स्तर पे जो है अपराध को संरक्षण दिया जाएगा, तो बड़े स्तर पे जो अधिकारी है वो सफल नहीं हो सकते, नहीं हो पाएंगे। तो सफाई की जरूरत समाज से लेकर के महकमे तक में भी है, हमारे पत्रकारों में भी है। धर्मेंद्र जी आपके पास आते हैं, हमारे एक मित्र हमारे साथ और जुड़े हैं ना, रवि जी। रवि जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? रवि जी आप सुन पा रहे हैं? रवि जी आप भी धरातल से जुड़ी पत्रकारिता करते हैं, सर आपका क्या है कहना है कि मतलब जो हमारी पत्रकारिता में कितनी रोक टोक है, जैसे हमारे सारे मित्रगण हमसे बोल रहे हैं कि बड़ी मुश्किल हो रही है पत्रकारिता करने में, धरातल की पत्रकारिता करके लोगों को दिखाने में। क्राइम का ग्राफ बहुत बढ़ता जा रहा है, कोई डाउट नहीं है इसमें, मर्डर हो रहा है, स्नैचिंग हो रही है, मेट्रो तक सेफ नहीं है, लोगों की मेट्रो तक में सफर करना सेफ नहीं बचा है, बच्चे किडनैप किए जा रहे हैं। अगर आप ये देखें तो आप पीएचडी भी जहां तक कवर करते हैं सर, वहां के लोग कहते हैं, पुलिस कहती है कि बच्चों का जो ग्राफ है 2024 से 25 में ज्यादा था, और ये 26 में आते 25 में आते थे बहुत कम हो गया है। 800 बच्चे दिखाए उन्होंने पिछले 6 महीने में गायब हुए। वास्तविकता यह है कि 8 से 10,000 बच्चे गायब है, लगातार लोगों की शिकायतें आ रही है। क्या कहना है रवि? मैं बता दूं आपको कि दिल्ली में जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, आप ये ले रहे हैं नॉर्थ ईस्ट ले रहे हैं, चंद जी भाई जानते हैं नॉर्थ ईस्ट में क्राइम कितनी है, आए दिन वहाँ चाकूबाजी या गोलीबारी चलते रहती है। आप यहाँ की बात करें पूर्वी दिल्ली या शाहदरा पूर्वी दिल्ली में भी क्राइम ग्राफ कोई कम नहीं है। लगातार यहाँ क्या है, छोटी होती है लेकिन जो सामने नहीं आती, जैसे स्नैचिंग हो गई या चाकूबाजी हो गई, हल्की फुल्की चाकूबाजी हो गई, छीन गई, लेकिन जो मर्डर होता है वो उतनी नहीं है यहाँ पे। लेकिन हाँ, स्नैचिंग या जो छीना झपटी है यहाँ ज्यादा है इस पार, यमुना पार में। और क्राइम की बात करें तो यमुना पार क्राइम का तो सबसे आगे नंबर 1 चल रहा है इस समय में। कहाँ बात करें बच्चों की गायब की बात है, तो जिस तरह से बच्चे के गायब हुए थे, पुलिस का आंकड़ा कहना था कि ये जो बच्चे गायब हुए पिछले साल के आंकड़ा है, जो अब आके इतना हुआ, लेकिन जो वास्तविकता आंकड़ा है वो कोई बताया नहीं था अभी तक किसी ने भी जी। नहीं तो उसमें सर उनका स्टेटमेंट आया था ना कि जो ग्राफ आ रहा है ये खाली दिखाने के लिए, इतने बच्चे गायब नहीं हुए। वास्तविकता धरातल से पत्रकारिता करते हैं, पीएचडी भी जाके ज्वाइन करते हैं, सर क्या कहना है आपका? नहीं क्या पुलिस का ये कहना था, हमने पुलिस से पूछा था सर ये जो बच्चे का आप लोग आंकड़ा दिखा रहे हैं यहाँ जमुना पार में जो जहाँ भी है, उनका कहना है ये गायब नहीं हो, जो मिसिंग हुए हैं या खुद अपने आप चल जाते हैं, उनका कहना ये था। लेकिन वास्तविकता ये थी बच्चे गायब हो जाते हैं। तो पुलिस क्या करती थी कि नहीं, ये जो पिछले जो गुमशुदगी का गुम हो गए या जो बच्चे अपने आप चले गए वापसी आ गए, उनको आंकड़ा बताते थे। गुलशन जी कुमार भाई यहाँ पे चीज जोड़ दूं आपको, ये जो कहते हैं ना मिसिंग है या बच्चे गायब नहीं हो रहे हैं, हमने लाइव रिपोर्ट दिखाई थी उसी समय जिस समय ये आंकड़े प्रस्तुत हुए थे। हमारे थाना भजनपुरा, उत्तर पूर्व दिल्ली के थाना भजनपुरा के अंतर्गत 3 बच्चे किडनैप करने की पूरी कोशिश थी, उनको लालच देके, उनको धमका के, उनको उठाने की कोशिश की थी स्कूटी पे।
वो हमने लाइव रिकॉर्ड किया था, हमने सब कुछ, और उन बच्चों के स्टेटमेंट भी दिखाए थे। उन मम्मी पापा को भी हमने उसमें ज्वाइन कराया था, उन्होंने भी बताया था कि हाँ हमारे बच्चों को किडनैप करने की अभी कोशिश की हो तो किस्मत अच्छी है, बच गए। और वो भी इसलिए कि पड़ोस के एक व्यक्ति ने, जिसकी दुकान थी वहां पे ढाबा था, उसने उसको देख लिया था बच्चों को धक्का मुक्की करते या उठाते हुए, तो वो डर के भाग गया जैसे सामने वाले ने ऑब्जेक्शन करने की कोशिश की, वरना ये भी उसमें आंकड़ा जुड़ता। और लोग कहते हैं, पुलिस बस मुझे कहते हैं, क्या क्लाइंट का जो ग्राफ कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर नहीं है तो आप देखिए ना, इतने मिसिंग की कंप्लेंट आती हैं हम सभी पत्रकार लोगों के पास, आपके पास अक्सर फोन आते होंगे, हमारा बच्चा खो गया, हमारे बड़े बुजुर्ग खो गए, तो ये जा कहाँ रहे हैं? ये बात सही कह रहे हैं आप। लोग पूछते हैं हमसे कि सर मेरे बच्चे गायब हो गए हैं या मिल नहीं रहे हैं, कैसे क्या होगा। लेकिन जब पुलिस के पास जाओ तो वो कहते हैं कि भाई गायब नहीं, मिसिंग है या अपने आप चले गए होंगे। पुलिस का ये कहना होता है हर बार। अब आप जाओगे पुलिस के पास तो यही बताते हैं हर बार, यही खाना पूर्ति करते हैं बस, कि सोचते हैं कि कैसे निपटाया जाए इनको बस। एक चीज और है, आप जैसे जो आप एक चीज देखिए, अक्सर जब लोग किसी की कंप्लेंट, गुलशन जी आपको आवाज आ रही है मेरी? गुलशन जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? गुलशन जी गुलशन सैफी जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? गुलशन सैफी जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? गुलशन सैफी जी सर, आपकी आवाज ठीक से आप सुन पा रहे हैं मुझे? सर मैं अब आपसे एक बात के इस मीटिंग से इजाजत लूंगा कि समय की तो थोड़ी बात। सर बस मीटिंग हमारी ओवर होने वाली है, प्लीज आप आगे रहिए, थोड़ा सा बस ओवर कर रहे हैं। गुलशन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। गुलशन जी आपकी आवाज में टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है। गुलशन जी प्लीज। अभी ठीक है? नहीं सर, आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज बिल्कुल हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अभी देखिए। बिल्कुल गुलशन जी प्लीज बने रहिए, कार्यक्रम हम ओवर ही करने वाले हैं। हम सब 10 मिनट का टाइम आपसे और लेंगे। हम आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं, अक्सर जब पुलिस के पास लोग मिसिंग की कंप्लेन लेके जाते हैं तो, गुलशन जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? गुलशन जी आपको मेरी आवाज आ रही है? गुलशन जी प्लीज, हाँ थोड़ा सा अपना माइक ठीक कर लीजिए, माइक ठीक कर लीजिए अपना। हेलो, अभी सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। गुलशन जी मेरा सवाल है आपसे, हाँ, सर कि मैं जब पुलिस, जी मैं सिर्फ 10 मिनट लूंगा सर आपके। गुलशन जी लोग अक्सर ये कहते हैं कि जब वो मिसिंग की कंप्लेंट लेके जाते हैं तो पुलिस अक्सर ये कह देती है कि 24 घंटे का टाइम लीजिए। ये कोई लॉ तो है नहीं सर 24 घंटे का टाइम। मिसिंग का मतलब है मिसिंग, उसको तुरंत ढूंढना चाहिए। सर ये ऐसा लॉ कहाँ पे है कि 24 घंटे बाद ही लोग ढूंढने जाएंगे उसको, या पुलिस उसमें अपनी कार्रवाई शुरू करेगी? प्लीज बताएं। आशीष जी, मैं इसमें यही कहूंगा कि देखिए, जब कोई बच्चा गुम हो जाता है या कोई व्यक्ति गुम हो जाता है तो इसमें बड़ा सावधानी की पत्रकारिता ये कहती है, पत्रकारिता का नियम ये कहता है कि आप जब पत्रकारिता कर रहे हैं ऐसे विषय में कि जहां कोई गुम हो गया है, विशेषकर कोई बच्चा है, मान लीजिए वो आपने टीवी में खबर चला दी, अपने अखबार में उसको जगह दे दिया, स्थान दे दिया कि एक बच्चा गुम है, और पुलिस को बाद में जब उस बच्चे का शव मिलता है और बाद में अपराधी पकड़े जाते हैं तब उनसे पूछा जाता है कि भाई आपने इस बच्चे की हत्या क्यों की, तो वो कहते हैं साहब हमारा इरादा तो फिरौती लेने का था, लेकिन बात मीडिया में फैल गई थी, सब लोगों को फैल गई थी, तो हम पकड़े जाने के डर से हमने उस बच्चे की हत्या कर दी। तो सुरक्षा के लिहाज से ये एक पत्रकारिता का, वो फिर बाद में क्या होता है कि उस पत्रकार के लिए मुसीबत हो जाती है कि आपके कृत्य की वजह से उस बच्चे की जान गई। पुलिस तो उसको अगले 12 घंटे में पकड़ने ही वाली थी, लगभग उसके 2 साथी तो हमने पहले ही पकड़ लिए थे, क्योंकि पुलिस ढिंडोरा नहीं पिटेगी कि इस काम में वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। ये थोड़ा सा जिम्मेदारी बनती है पत्रकारों की। और मुझे लगता है कि जो गुमशुदगी के क्षेत्र में आप पत्रकारिता करते हैं या आत्महत्या के क्षेत्र में पत्रकारिता करते हैं तो ये बड़ी जिम्मेदारी वाली बात है। ध्यान रखें कि आपकी पत्रकारिता कहीं जिसके लिए आप पत्रकारिता कर रहे हैं उसके लिए तो तीर नहीं बन रही, उसके लिए तो कोई घाव नहीं बना रही, या उसके लिए तो कोई नुकसान नहीं बन रही। गुलशन जी मेरा सवाल ये है कि जब आप वहां पे जो विक्टिम है वो पहुंचता है थाने और ये कहता है कि बच्चा गुम हो गया या कोई बड़ा गुम हो गया है, तो पुलिस अक्सर ये कहती है कि 24 घंटे देखिए, 24 घंटे बाद हम मामला दर्ज करेंगे। ऐसा तो कहीं कानून नहीं है, ऐसा क्यों करती है पुलिस? देखिए आशीष जी, आपने बहुत उम्दा सवाल उठाया है। मैं सराहना करता हूं कि आपने एक शानदार जो ये पहलू था ये रखा, ये छूट रहा था कहीं ना कहीं चर्चा में। आपको याद होगा कमल नाम के एक शख्स की जो बाइक सवार था उसकी मृत्यु हो गई गड्ढे में गिरने से, और उसके परिजन 5 थानों में गए, रोहिणी, सागरपुर, जनकपुरी, उत्तम नगर, विकासपुरी, 5 थानों में गए और जाकर गुहार लगाते रहे कि हमारा भाई अभी तक फोन पर बात कर रहा था, अचानक से फोन बंद हो गया, उसको तलाशिए आप।
वो घर नहीं जी। पहुंचा है, वो रूट बता रहे हैं, और महज थाने से 220 मीटर की दूरी पर उस शख्स का शव पाया जाता है सुबह, और पुलिस पूरी रात नाकाम रहती है उसको तलाशने में। तो ये कहीं ना कहीं, जो आप देखिए, पुलिस ने अगर सही से कार्रवाई की होती तो शायद वो घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाके उसकी जान बचाई जा बच सकती थी, सकती, जान लेकिन बच सकती। समय रहते पुलिस ने ट्रेस नहीं किया। और सुबह भी किसी व्यक्ति ने, राहगीर ने वहां से फोन किया कि एक बाइक गिरी हुई है और एक व्यक्ति ऐसे ऐसे घायल है, तब जाके परिजन पहुंचते हैं और तब उसको निकालते हैं। तो क्या पूरी रात पेट्रोलिंग नहीं थी वहां पे? जो जो बाइक वो राहगीर को दिखी वहां से गुजरने वाले, क्योंकि उस रोड पर थाना भी है, वहां से उस बीट के अलावा अन्य जो पुलिसकर्मी है वो भी गुजरते होंगे। और जैसा कि सर कह रहे थे अभी, स्वाभिमान सर कह रहे थे कि दिल्ली हाई लेवल पे रहती है, आईबी के लेवल पे, आतंकियों के लेवल पे अगर हम बात करें कि जिस तरह दिल्ली को एक हाई सिक्योरिटी की जरूरत होती है, देश की राजधानी है, तमाम ऐसी चीजें जो आतंकियों के निशाने पे रहती है, उसके बावजूद महज 220 मीटर की दूरी पर एक युवक पड़ा रहता है, उसकी मौत हो जाती है तड़प तड़प कर, लेकिन पुलिस उसे ट्रेस नहीं कर पाती। ये अपने आप में बहुत बड़ी खामी है। सर इतना बताइए, दिल्ली और को मैं पूरे अभी कैमरों माफी से चाहते हुए, समय की बाध्यता है, मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ कि मैं इसको कंटिन्यू करने में सक्षम हूँ। और मुझे अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप ऐसे ठीक है गुलशन सेमिनार जी, और आपसे वेबिनार करते रहेंगे, जिसके माध्यम से हम बिल्कुल लोग इस पर चर्चा करेंगे और इस सार्थक चर्चा को हम आगे भी दूसरों तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल सर। गुलशन सर, फिर आपसे आपके संपर्क में आते हैं, फिर आपसे कुछ ना कुछ बात करेंगे। जी ठीक है चंदित सर, एक चीज आपसे ये पूछनी थी, इतना कैमरों से लैस है पूरी दिल्ली, हमारा जमुना पार और सारी, तो सर उसके बावजूद भी अपराध अपराध का ग्राफ इतना तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और उसमें कोई कंट्रोल नहीं आ रहा। क्या ये कैमरे सिर्फ दिखाने के लिए हैं, जो गली मोहल्लों में सड़कों में लगाए गए? उसके बाद ट्रैफिक, आप जैसे जमुना पार कवर करते हैं, इतना ट्रैफिक है, ट्रैफिक के बीच में भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, पुलिस वहां पे जो ट्रैफिक पुलिस लगी हुई है वो किस चक्कर में लगी रहती है, ये भी समझ में नहीं आता है। नहीं, ये हकीकत है, जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो हमारे को सबसे ज्यादा दिक्कत इसी चीज की आती है। अगर हम उन कैमरों से फुटेज चाहे मिल जाए हमारे को, तो जो केजरीवाल सरकार के टाइम पे कैमरे लगाए गए थे वो काम नहीं करते। ऐसे ऐसे मामले चौंकाने वाले आए हैं, किसी में हार्ड डिस्क ही नहीं है, किसी में वायरिंग ही नहीं की गई है, ऐसे ऐसे मामले भी सामने आते हैं। तो ये हकीकत है कि कैमरे काफी जगह काम नहीं करते, मगर अभी जैसे कई जगह हाई रेंज के जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो लगाए जा रहे हैं, ये अभी कमियां हैं जो चंद्रजीत सर, अगर कैमरे काम नहीं करते तो करने के लिए बहुत समय लगेगा। और चंद्रजीत सर, सीसीटीवी फुटेज के लिए लोग भटकते हैं, तो लोग जो पड़ोसी होते हैं वो भी कई बार कॉपरेट नहीं करते, वो कहते हैं हमारा कैमरा खराब है, वो तो कहते हैं कि चंद्रजीत हमारे सर, पास फुटेज नहीं है। और जो चंद्रजीत कैमरे सर, केजरीवाल सरकार के या किसी भी सरकार के टाइम में लगे हो पहले, वो भी काम नहीं करते प्रॉपर। अगर कहें तो करीब 50 से 60% कैमरे दिल्ली में काम नहीं कर रहे हैं, उसी की वजह से कई बार अपराधी बच जाते हैं कि उनकी जो वीडियो चंद्रजीत है सर, वो कैप्चर नहीं हो पाती, और जहां कैप्चर होती है वहां पुलिस भी लापरवाही बरतती है। आप ठीक इसका एक है। छोटा सा उदाहरण ये देखिए कि जब आप पुलिस को कंप्लेंट दो तो वो कंप्लेंट बहुत लंबे समय तक पेंडिंग रहती है, वही थाना वही पुलिस होती है, मगर एक बोरी सीमेंट, एक बोरी बदरपुर आप डाल दीजिए अपने घर के आगे, वही पुलिस कुछ ही घंटों में आपके पास पहुंच जाएगी। तो आखिर पुलिस ठीक वही है, बात। थाना वही है, तो हाँ, चीजें भी वही है। उनको कैसे पता चलता है कि वहां पे सीमेंट या बोरी पड़ गई है? यहाँ कमिश्नर साहब ने मना किया था कि कोई भी पुलिसकर्मी, अरोड़ा जी थे लास्ट टाइम, उन्होंने कहा था कि कोई भी पुलिसकर्मी किसी के घर के आगे नहीं जाएगा, कोई जाता है उसके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए, मगर ग्राउंड पे कुछ नहीं दिखा ऐसा। आज भी आप मकान बनवाइए, एक बोरी किसी भी पतली से पतली गली और किसी भी सकरी गली में आप एक बोरी सीमेंट या बदरपुर डाल दीजिए, पुलिस वहां पहुंच जाएगी। मगर क्राइम पे दिक्कत जहां होती है, जहां पेट्रोलिंग करनी है, वहां पुलिस घंटों घंटों नहीं पहुंचती, और कई कई इलाकों में तो पेट्रोलिंग के नाम पे खाना पूर्ति होती है। तो आखिर तो कैसे क्राइम का जो ग्राफ है वो कम होगा? चंद्रजीत सर, हमें ऐसा लगता है सरकार को, प्रशासन को नहीं पता कैमरे कहाँ पे खराब है, लेकिन अपराधियों को ठीक से पता है। तो सर सारा ठेका तो अपराधियों के पास है, कैमरे चल नहीं रहे हैं, प्रशासन कहाँ है? जिनके कैमरे की, जिनकी प्रशासन के और सरकार की जिन्होंने लगवाए थे, मतलब ये राजनीतिकरण में पिस तो जनता रही है। अपराधियों को खबर है कैमरे नहीं चल रहे हैं, कांड करके चले जाते हैं। नहीं, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। देखिए, इसमें हम देखो, हम एक पत्रकार जरूर हैं, मगर हम भी एक आम नागरिक हैं। बिल्कुल कल को हादसा पेश आता है हम में से किसी के साथ भी, तो हम भी उसी सिस्टम का शिकार होंगे। यहाँ पे फेलियर ही सिस्टम का है, यहाँ पे पिसती ही जनता है, चाहे वो बजट हो, चाहे वो पेट्रोल की मार हो,
चाहे वो सिलेंडर की मार हो, चाहे वो क्राइम के ग्राफ में ऐसी दिक्कतों की मार हो, चाहे पुलिस प्रशासन का मार हो, चाहे दिल्ली सरकार की मार हो, चाहे सरकारें कोई भी नहीं हो, पिछली या अभी करंट की, पिसती जनता ही है और वहां दिक्कत फेस ही जनता करती है। अगर सिस्टम काम करे तो एक कहावत भी है और आप लोग भी कई बार इसको यूज करते होंगे कि अगर पुलिस चाहे तो आपके दरवाजे से चप्पल भी चोरी ना हो। मर्डर, लूटपाट, छीना झपटी तो बहुत बड़ी बात है, बहुत तो ये बढ़िया। हकीकत है। चाहे तो क्या नहीं कर सकती, मगर हर चीज पुलिस पर डालना ये भी समझदारी नहीं है। अगर पब्लिक भी चाहे तो वो भी उनकी आंख नाक कान बंद नहीं सर, पब्लिक इसलिए मुझे जहां तक लगता है, धर्मेंद्र सर आप भी मेरी बात को जरा सर, धर्मेंद्र सर आप सुन पा रहे हैं? जी जी धर्मेंद्र सर जी जी, जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि सर पब्लिक इसलिए साथ नहीं दे पा रही, दो कारण प्रमुख तौर पे हो सकते हैं कि पहला कारण पब्लिक बहुत ज्यादा रील बनाने में व्यस्त हो गई है, और दूसरा कारण पब्लिक को ये डर लगा रहता है कहीं ऐसा ना हो कि वो बचाने जाए और कुछ करने जाए तो उसको उल्टा लपेट दिया जाए और अपराधी छूट के चले जाए। ऐसा भी कहीं ना कहीं पब्लिक के दिमाग में मुझे लगता है डर बना रहता है। देखिए, आज जो है समस्या ये है, हमारे यहाँ की एक मानसिकता बन गई कि भगत सिंह तो पैदा होना चाहिए, लेकिन भगत सिंह पड़ोसी के घर में, अपराध पे कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन मेरा योगदान उसमें कम होना चाहिए, मुझे किसी तरीके का कोई चक्कर नहीं आना चाहिए। ये जो आम भावना बन गई है, और ये खासतौर से गांव देहात में नहीं है, ये शहरों में बन रही है। यहाँ पे जो है ये ऐसे लगता है जैसे आप इलाके में किसी तरह की समस्या है, तो उस इलाके का जो पत्रकार साथी हैं उनको कोई देखेगा ना, कारोबारी, वो कभी होली दिवाली भी उसको एक विज्ञापन उसने नहीं दिया होगा, लेकिन ये तो आपको करना चाहिए भाई साहब, ये तो आपकी समस्या है, इसमें तो आपको आवाज उठानी चाहिए। विधायक के खिलाफ पत्रकार लिखे, सांसद के खिलाफ पत्रकार लिखे, अपराधी के खिलाफ पत्रकार जाए, लेकिन जो कारोबार कर रहे हैं वो जो है ये कहेंगे तो आपकी समस्या है, ये हमारी समस्या नहीं है। तो ये जो एक भावना समाज में बनी है, ये निश्चित ही गंभीर है। लेकिन आप एक चीज देखें कि आज जो पुलिस पे सवाल उठते हैं, पुलिस कुछ काम अच्छे करती है तो कुछ काम पुलिस के जो है वो सवाल के घेरे में सदैव रहे हैं। आज अगर आप देखिए, जैसे ही जो है पुलिस की पीस कमेटी की मीटिंग होती है, तो वो आप जिले से लेके थाने तक आप देखिए किस तरह के लोगों को बुलाते हैं। एक सेट है ना, उनका एजेंडा सेट है। हमारा आपका एजेंडा सेट हो ना हो, लेकिन पुलिस का बहुत प्रॉपर तरीके से उनका हर चीज एजेंडा सेट है। वो अगर बड़े अफसरों की एक मीटिंग है, डीसीपी कहेगा कि भाई हमें आरडब्ल्यू की मीटिंग करनी है, तो हर थाने को पता है कि किस किस आरडब्ल्यू के प्रधान को बुलाना है, और वही उस हर मीटिंग में नजर आएंगे। साल में अगर 12 मीटिंग होती है तो 12 मीटिंग में एक ही चेहरा नजर आता है। ये भी तो सवालों के घेरे में आता है, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम सुहाना है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावा भी किताबी है। तो ये जो इनका पुलिस का जो दावा होता है और उनके जो आंकड़े पेश किए जाते हैं उच्च अधिकारियों तक, वो डीसीपी से लेकर के उच्च अधिकारी जहां तक कमिश्नर तक, जितने भी जो है आप जो है दावे किए जाते हैं, जितनी भी पब्लिक मीटिंग की जाती है, वो सारे के सारे कैसे मैनिपुलेट किए जाते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उसमें एक बीट वाले से लेकर के एसएचओ से लेकर एसीपी तक सबको पता है कि किसको बुला, कौन से पत्रकार को बुलाना है तो हमारी पीआर कर देगा, किस आरडब्ल्यू वाले को बुलाना है जो अच्छा कर देगा। जो आरडब्ल्यू का प्रधान ईमानदारी से कहेगा इलाके में हमारे लूट चल रही है, वो कभी जिले की मीटिंग में नहीं जाएगा, वो लॉ एंड ऑर्डर कमिश्नर आएंगे तो उसमें नहीं बुलाया जाएगा। बिल्कुल, ये पीस ये धरातल की सच्चाई है। तो इस तरीके की जब तक समस्या चलेगी तब तक जो है भगवान भरोसे सुरक्षा है। ये मानते हैं कि जो है पुलिस कुछ काम अच्छे करती है, उसकी हम सराहना भी करते हैं, लेकिन मैक्सिमम पुलिस आज के टाइम पे जो चल रहा है, दिल्ली राजधानी में अगर आप हर जिले में देख लें तो सिर्फ पीआर की खबरें दी जाती हैं। पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, पुलिस से दबोचे दो अपराधी, नशा तस्कर, आप जो होता है उसी को तो होता है। आप एक चीज बताओ, एक घटना कहीं अखबार में दिखा दो जिसमें कहीं अलग से आ रही, हम लोग भी ऊब गए, अब लिखना ही बंद कर दिए, लिखना ही बंद कर दिया। तो अपने जिले का नहीं, और भी दिल्ली पुलिस के जो पीआर की खबरें उनको लिखना ही बंद कर दिया, तो हम पत्रकारों को लिखना छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल सर हम आप तीनों से वो नहीं होगा तब तक नहीं होगा, ये सुधार नहीं हो सकता है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ पत्रकारों को जोश में आकर के प्रशासन से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। सर आप तीनों से एक क्वेश्चन है, रवि सर आप भी सुन पा रहे हैं शायद मुझे? रवि
सर सुन पा रहा हूँ। तीनों से एक क्वेश्चन, मैं 2 क्वेश्चन चलते चलते लूंगा, समय की बाध्यता है। जीत सर आप नजर नहीं आ रहा, जीत सर, जी जीत सर, हाँ सर, एक चलते चलते 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों से लूंगा। पहला क्वेश्चन, क्या जब हम जाते हैं प्रशासन के पास कोई समस्या किसी की लेके, तो क्या प्रशासन हमारी पूरी तरीके से सुनता है, हमें टाइम देता है, या पत्रकार होने के बावजूद बड़े मीडिया को टाइम दिया जाता है और हमें छोटों को दरकिनार करके नहीं सुना जाता, क्योंकि हम धरातल की खबरें लेके जाते हैं, धरातल की समस्याएं लेके जाते हैं, तो हमको भी वैसा ही सामना करना पड़ता है जैसे आम पब्लिक को करना पड़ता है? पहली चीज। हाँ, ऐसा ऐसा होता है, कई जगह ऐसा होता है, मगर कुछ अधिकारी बहुत अच्छे भी होते हैं, हम ऐसा नहीं कहते कि सारे एक जैसे हैं। उनकी वजह से भी कई बार पुलिस का नाम बदनाम होता है। कई अधिकारी ऐसे हैं, चाहे वो डीसीपी रैंक के हों, एसएचओ रैंक के हों, या लोकल, अगर हम कहें लोकल थाने के जो पुलिसकर्मी हैं वो हों, वो भी कई बार बहुत अच्छा कॉपरेशन दिखाते हैं, बिल्कुल करता है, कोई डाउट नहीं है। करते हैं, और वो जो कंप्लेनेंट है उसको भी बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये देखते हैं कि इसकी पावर कितनी अच्छी है, पकड़ कितनी अच्छी है, ये रिपोर्टर कितना अच्छा है, किस चैनल से आता है, नेशनल है या लोकल है, यह सब भी देखा जाता है। तो ये देखा लोगों जाता का अपना अपना नजरिया है। नहीं, सही- नजरिया है, हाँ, लेकिन ये- समस्या रहती है। जी रवि जी। नहीं, सही बात कर रहे हैं चरणजीत भाई। जिस तरह से जो हम लोग भी यहाँ खबर करते हैं, कभी समस्या हो, जनता की समस्या हो, या नेता के पास जाते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन जब सुनने के बाद जब वो काम नहीं हो पाता है, तो जनता बोलती है सर आप गए थे नहीं हुआ, एक सुन हाँ बोलते हैं, आपके आगे हाँ बोल देते हैं, उसके बाद काम ऐसे का ऐसे रह जाता है। तो ये है, फाइल कुछ बंद हो काम जाती होता है, कुछ नहीं हो पाता है। है, कुछ नहीं हो पाता है। जी धर्मेंद्र जी, आपका क्या कहना है? देखिए ऐसा है, ये समस्याएं हैं जब से जो है यूट्यूबर ज्यादा हुए। देखिए जो आ, देखिए जिनका पत्रकारिता का अनुभव जैसे जो है 18 साल 20 साल 25 साल होने जा रहा है, मैं स्वयं 18 19 साल से इस लाइन में हूँ। तो बिल्कुल। अभी पिछले जो 7 8 सालों में बढ़ा है, और एक देखिए आज मुझे कहने में एक संकोच नहीं होता है, एक वर्ग विशेष के पत्रकार जो है वो ये लोकल स्तर पे ज्यादा तरीके से सक्रियता से आ रहे हैं। वर्ग विशेष के मैं जोर दे के कह रहा हूँ, और पर वो वो सिर्फ पत्रकारिता नहीं हुई ना, वो सुनो पत्रकारिता सुनो नहीं, वो वर्ग वो विशेष की ये चाटुकारिता है, नहीं पत्रकारिता वो नहीं है। देखिए जब कुएं में भांग घुरती है, देखिए सरकार जी, जब कुएं में भांग घुरती है तो दो सप्पे लगता है। एक वर्ग विशेष के अपने कम्युनिटी की पत्रकारिता करने वाले लोग निकले हैं, जो यूट्यूब और फेसबुक सोशल मीडिया का सहारा दिए। वो अपने कबाड़ी वाले को बचाते हैं, वो अपने मोटरसाइकिल वाले को बचाते हैं, वो अपने खुमचे वाले को बचाते हैं, और उनकी फैंस फॉलोइंग बढ़ रही है। इसलिए उनके वजह से या कुछ ऐसे लोगों की वजह से जो अच्छे और शरीफ पत्रकार हैं, जो वर्ग विशेष के नहीं है, जो सबके लिए समान है, वो जो है इसमें टारगेट किए जा रहे हैं। इसलिए कई बार अफसर उनकी बातों को नहीं सुनता, क्योंकि उसकी नजर में आ चुका होता है कि ये सट्टे वाले का सिफारिश किस यूट्यूबर ने किया था, या उस कबाड़ी वाले की सिफारिश किस यूट्यूबर ने की थी। तो उनको लगता है कि यार ये तो सब एक ही वर्ग के आ गए। लेकिन उसमें जो एकदम एजेंडे के साथ जो लोग आए, उनको पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं, पत्रकारिता का पा भी नहीं आता कितने लोगों को। अगर मैं कहूं, मुझे कहने में अफसोस नहीं होता है, और मुझे देख करके तकलीफ होती है कि उनको उनके जो है फॉलोअर्स तो 1 लाख हैं, लेकिन अगर उनको ये कहा जाए उस जो फॉलोअर्स को कि एक स्क्रिप्ट लिख के दे दो एक एक्सीडेंट की, वो स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, ये भी लेकिन आप पत्रकारिता की, ये भी एक विडंबना है कि जहां लेकिन पत्रकारिता उनके के नाम पे उनके पाबंदी नहीं फॉलोअर है। हैं, क्योंकि वो एक विशेष वर्ग की जो है बातों को उठाते हैं और चाटुकारिता उसमें करते हैं सर, अपने चाटुकारिता करते हैं, वो लोकप्रिय हो गए प्रशासन हैं। की और सरकार की चाटुकारिता करते हैं, सच्चाई दिखाने में सक्षम है, बस इसलिए बस उनका काम चल रहा है। बिल्कुल ठीक है आपने सर। मेरा दूसरा सवाल चलते चलते सिर्फ आप तीनों से वैसे ही है, ये किसका फेल्यूर है जो आजकल दिल्ली के हालात हो गए हैं? दिल्ली मतलब कैपिटल ऑफ इंडिया होने के बावजूद कैपिटल ऑफ क्राइम हो गई है। ये आप तीनों मुझे बताएं, किसका फेल्यूर है, सरकार का या प्रशासन का? सिर्फ ये, सरकार की सुसंगतावस्था या प्रशासन की अनदेखी, किसका है? आप तीनों से सवाल। पहला पहला तो अगर हम कहें तो इसमें सरकार की तरफ से लापरवाही है। वो थोड़ा स्टिक हो जाए, अच्छे अधिकारी अपॉइंट करे, अधिकारियों पर थोड़ा सा सख्ती बरते, उनसे जवाबदेही तय हो कि उनके इलाके का, उनके जो थानों का ये ग्राफ ऐसा क्यों आ रहा है, क्यों बार बार इस तरीके से क्राइम हो रहे हैं। अगर इस पे वो थोड़ा सख्त हो जाए तो बहुत कुछ कंट्रोल हो सकता है। सरकार भी, कई ऐसे कानून हैं जैसे जुर्नाई है, अगर कहें तो जो हमारे अगर कहें नाबालिग बच्चे जो आते हैं, इसमें चेंज होना चाहिए एज लिमिट।
क्योंकि ये एक बचाव का बहुत बड़ा तरीका अपना लिया इन लोगों ने। कुछ भी करा लो, नाबालिग हो अगर होते हैं तो बच के निकल जाते हैं, महीने 2 महीने उनको बाल सुधार गृह में रखा जाता है या हफ्ते 10 दिन, उसके बाद वो सब खत्म। यहाँ पे पुलिस की भी हम गलती नहीं कहेंगे। पुलिस भी कई बार जब हम अधिकारियों से बात करते हैं इस टॉपिक पे, तो पुलिस भी कहती है कि हम मजबूर हैं, हम इनके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि कानून हमें रोकता है। तो यहाँ पे कानून में भी चेंज होने की बात है, उसको भी चेंज करना चाहिए। तो किसी एक को हम कह के कि पुलिस को कह दें अपनी जान छुड़ाएं, ये भी गलत है। हम कहें कि सरकार की गलती है, वो भी गलत है। यहाँ पे नेता, प्रशासन, पुलिस सब अगर कोऑर्डिनेट करके काम करे तो क्या नहीं हो सकता, यह सोचना पड़ेगा। सब कुछ हो सकता है, बशर्ते अगर तरीके से सिस्टम से काम हो, और जिसमें लगता है कि चेंज होना चाहिए उसको चेंज करे। जब सैलरी बढ़ने की बात आती है नेताओं की, विधानसभा हो, संसद हो, तो कोई रोक टोक नहीं होती, कोई उस पर बहस नहीं होती, सबकी सैलरी एक समान बढ़ जाती है, कोई पॉलिटिक्स नहीं होती है। जब बात कानून की आती है, जब लोगों के हित की आती है, जब पब्लिक की बात आती है, तो वहां पे एक पार्टी विरोध करती है, दूसरी उसके सपोर्ट में आती है, तीसरी बिल्कुल बैलेंस करने लगी है कि मेरा वोट बैंक ना खिसके। ये जब तक नहीं सुधरेगा, सिस्टम नहीं सुधरेगा, प्रशासन नहीं सुधरेगा, और इसका खामियाजा लोग भुगतते रहेंगे। जी मैं बताऊं, जैसे जिस हिसाब से रणजीत साहब कर रहे हैं कि जैसे नाबालिग जो कानून है, मुझे लगता है कि जो 18 लिखा हुआ उसको करके 16 करना चाहिए। तो लगातार आप देखते हैं जो क्राइम करते हैं बच्चे लोग, 14, 12, 13, 14, 15, 16 के होते हैं, 17। रवि भाई, मैं यहाँ आपको रोकूंगा, मैं एक काउंटर करूंगा यहाँ पे। आप देखिए, यहाँ पे एज की भी बात नहीं है, इनकी एज का एक लिमिट हो। देखिए, अभी एक घोंडा विधानसभा में एक रेप का केस आया था जिसमें बच्चे थे 12-12 साल के, 10-10 साल के। मैं वही तो 16 साल कम से कम करना चाहिए उनको। हाँ, तो इनकी जब ये इस चीज के लिए तैयार है, मर्डर करने के लिए, रेप करने के लिए, इनको पता है क्या करना है, तो इनकी एज बाउंड क्यों हो? जो करता है उसकी कोई एज बाउंड ना हो, उस पर एक्शन वही हो जो एक वैश्य के साथ होता है, जो इस तरीके से व्यक्ति करता है जो उम्र के इसमें क्राइटेरिया ना बांधा जाए। तो भाई देखिए, मैं बताता हूँ क्या होता है। उसको पता है उसका अंजाम क्या होगा, मगर बच जाता है एज की वजह से। क्या होता है, जो अगर बच्चे जो होते हैं उनको अगर आप कोई सख्ती करेंगे या पुलिस करती है कुछ भी, तुरंत मानव अधिकार पहुंचती है कि भाई तुमने बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया। बिल्कुल प्लस पॉइंट ये होता है उनके लिए। अब पुलिस की भी हाथ नाकाम, क्योंकि जानते बच्चे हैं, ले जाओ 1 साल, 5 साल, 2 महीने, 3 महीने, जो भी लोग सुधार दो, सुधारने के बाद वही काम करते हैं। हम पुलिस को दोष नहीं देंगे, क्योंकि जो हमारे जो घर पे गार्जियन है, जो सिखाते हैं, परिवार आसपास के जो लोग होते हैं जिसके साथ सर संगत रहते हैं, उनका भी थोड़ा असर पड़ता है बच्चे लोगों पे। पुलिस तो कहती है भाई ये सब मत करो, लेकिन जो बच्चे हैं वो आजकल देखते हैं, रेप हो या जो भी हो, छीना झपटी हो, मर्डर हो, क्यों करते हैं? इसने मुझे थप्पड़ मार दी, इसने मुझे गाली दी, इसलिए मैंने इसको मार दिया। लेकिन पुलिस भी क्या करेगी, पुलिस भी चाहती है कि क्राइम रुके, लेकिन जो नाबालिग हैं आजकल ज्यादा ही हो गया है यहाँ पे, ज्यादा ही हो गए हैं। तो उसका 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 एज लिमिट नहीं होनी चाहिए, अपराध के हिसाब से सजा जरूर निर्धारित होनी चाहिए। धर्मेंद्र जी, सूक्ष्म मतलब संक्षेप में अगर आप अपना स्टैंड दे पाए तो प्लीज। धर्मेंद्र जी, देखिए, ऐसा है कि कानूनों में जो है, आपराधिक कानूनों में व्यापक सुधार की आवश्यकता है, जैसा जीत और रवि भाई कह रहे थे। एक तो कानूनों में सुधार हो, दूसरा जो है उम्र की जो बाध्यता है उसमें अगर ये जो सोशल मीडिया और जब से ये जो है फिल्मी दुनिया का बढ़ा है, आपराधिक घटनाओं का जिस तरीके से जो है व्याख्यान होता है, उससे एक जो है अपराध की प्रवृत्ति बढ़ी है। तो इस पे एक व्यापक सुधार होना चाहिए, एक वैचारिक विमर्श होना चाहिए कि हाँ, 12 साल या 14 साल जो भी अपराध किया और किस तरह का अपराध है, अगर वो नाबालिग बलात्कार जैसे सामूहिक बलात्कार में शामिल है, तो उसके पीछे उस भावना को प्रेरित करने वाला कोई व्यक्ति है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे अपराध, जैसे भी कल हाईकोर्ट ने कहा है कि वो महिला को सजा दी गई है 10 साल की, उसके क्योंकि वो अपराध को ऑर्गेनाइज करवाया था। उसने अपराध उसने किया नहीं, लेकिन वो खड़े होकर के उसने एक महिला का सामूहिक दुष्कर्म करवाया था, तो उसको अपराधी घोषित किया। तो ऐसे जो अपराध के पीछे के जो अपराधी, उनको चिन्हित करने का एक कानून होना चाहिए। साथ साथ आज जो ये अपराध बढ़ रहा है दिल्ली एनसीआर में, जहां भी, उसके पीछे एक बड़ा कारण, वो उसके पीछे भ्रष्टाचार है, जो लेन देन अवैध वसूली है जो महकमे में, अगर वो चलती रहेगी तो अपराध बढ़ता रहेगा। उसके कारण अपराध, न्यायिक प्रक्रिया में सुधार के साथ, आपराधिक कानूनों में सुधार के साथ साथ जो निचले स्तर का भ्रष्टाचार है, अगर उसमें जब तक लगाम नहीं लगेगी
तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई व्यापक बदलाव होने की संभावना नजर आती बिल्कुल क्या ठीक मैं है। बताऊं, दिल्ली में एक मेरे एक बात बता रहा हूँ, एक लास्ट। जिस हिसाब से आप देखते हैं जो नशे होते हैं, जो बच्चे आजकल जो युवा है जो नशे लेते हैं, उसके जी चलते सर, भी अपराध बढ़ते, क्योंकि उनको नशा मिलता नहीं है। अब वो क्या करेंगे, घर से पैसा मिला नहीं तो कहीं आम लोगों को छीन छीन लिया, लूट लिया, स्नैचिंग कर लिया। बिल्कुल इसमें क्या है, लोगों को बिल्कुल मार देते होंगे, कोई मर्डर हो गया तो भाई अपना नशा कर लिया, वो नशे में होते हैं, उनको क्या मतलब है कौन मारा क्या, उनको बस उनको चाहिए अपने नशे के लिए। तो सबसे पहले जो है नशा रुकना जरूरी है, नशा जो भी है वो प्रशासन को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं की मिली भगत से ही आप सब जानते हैं कि क्या कैसे बिकता है, कौन बिकाता है, कहाँ क्या जाता है, सबको मालूम है। तो कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं किसी को भी। बिल्कुल ठीक है सर। अपराध ऐसा एक कोड है समाज का जो कि समाज को खत्म करता जा रहा है। सरकार अपनी तरफ चल रही है, प्रशासन अपनी तरफ चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सबसे बड़ा सहयोग समाज को, अपने बुद्धिजीवी समाज को और पत्रकारों को जो निभाना चाहिए वो बहुत तरीके से, जैसे धरातल पे जो लोकल पत्रकारिता करते हैं वो निभा रहे हैं, वैसे बड़े पत्रकारों को भी ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, समाज को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। समाज किस तरफ जा रहा है ये बहुत गलत है, क्योंकि जुवेनाइल लोग आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, उनकी एज लिमिट बिल्कुल ठीक करनी चाहिए। एज लिमिट जो उनकी इतनी बढ़ा के रखी गई है और उनका अपराध करने के लिए उनको पूरा मौका दिया जा रहा है, ये बहुत गलत है। ऐसा मौका उनको अपराध करने के लिए एज की वजह से, कानून की सुषुप्त अवस्था की वजह से नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि सरकार ऐसी है, सरकार अपने बदलाव के चक्कर में, अपने वोट बैंक के चक्कर में अगर इस तरफ से आंख फेर के रखती है और प्रशासन इस तरफ से काम नहीं कर रहा है, अपराध पूरा दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। पूरा विश्व, अगर भारत का नाम लिया जाता है तो दिल्ली पहले नंबर पे आता है कि हाँ, भारत में दिल्ली एक जगह है और दिल्ली की एक पहचान है। और अगर अपराध जगत में दिल्ली बढ़ता चला जा रहा है तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है और बहुत डर की बात है। तीसरी बात जो मेरे दिमाग में बिल्कुल चल रही है कि इसमें पत्रकारों की सुरक्षा का मामला भी है। हमारी एक WGI संस्था है, वो इस पत्रकारों की सुरक्षा के मामले को बहुत बार उठा चुकी है और पत्रकारों की सुरक्षा नहीं होने की वजह से पत्रकारों को जो धरातल पे पत्रकारिता करने में जो मुश्किलें आ रही हैं, प्रशासन से मुश्किलें आ रही हैं, वो बहुत निंदनीय है और कोई भी पत्रकार की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। सरकार के कान और नाक खुलने चाहिए, कान खुलने चाहिए, आवाज सरकार तक पहुंचनी चाहिए और जनता को सुरक्षा मिलनी चाहिए। दिल्ली उतनी ही अच्छी होनी चाहिए जैसे राम राज्य में होती थी। अगर दिल्ली अच्छी हुई तो विश्व पटल में हमें विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बाबा का कानून हो, जनता का कानून हो, सिर्फ सुरक्षा का कानून चलना चाहिए और कानून में बहुत सारे बदलाव होने चाहिए। आप सब हमारे साथ इस मंच में आए, अपने अपने विचार रखें, अपनी चर्चाओं को हमारे साथ आगे बढ़ाया। आगे ही ऐसी चर्चा करते रहेंगे, आप सबका सहयोग लेते रहेंगे और आशा करते हैं कि हम सब अच्छे से पत्रकारिता करेंगे और धरातल की स्टोरी ऐसे दिखाते रहेंगे ताकि समाज सुधार में हम अपना अच्छा सा सहयोग कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।